हाय लर्नर्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे सेशन नंबर 3 पे। ऑलरेडी 2 सेशन हो चुके हैं जहां पे हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट कर लिया था, फिर उसकी केस स्टडीज भी कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के फॉर्मेट पे नहीं जा रहा हूं, मतलब एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ेंगे अपन लोग, लेकिन फ्लो चैप्टर का अलग है। मतलब पहले मेरा अलग है कि पहले वी विल फोकस ऑन हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल, फिर हम फोकस करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल, फिर हम करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के टेक्निक्स, फिर हम करेंगे उसके फीचर्स और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हेनरी फ्योल के बारे में। तो कुछ चीजें जानना जरूरी है कि भाई इनका जन्म और मरण कब हुआ था। He was born in year 1841 and डेथ कब हुई थी, 1925। ये कभी नहीं पूछते, एग्जाम पूछ सकते हो तो बहुत पूछ सकते हो, वही रेयर सिचुएशन। He is called as the father of general management। क्या कहते हैं उनको, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थियरी एक्सपर्ट थे एंड बाय प्रोफेशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ, कई सैंपल पेपर की बुक्स में भी आपने देखा होगा। बाय प्रोफेशन हेनरी फ्योल वाज अ माइनिंग इंजीनियर। क्या थे, माइनिंग इंजीनियर। और यही वो शख्स है, यही वो इंसान है जिसने हमें दिए थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। यही वो बंदा है जिसने 14 प्रिंसिपल, फ्योल चचा ही वो थे जिनने 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल बहुत ही इजी है, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल जी क्या बोलते हैं, जितना भी सारा काम है हम सारे काम को डिवाइड कर सकते हैं। जितना भी हो डिवाइड करो ऐसा ताकि हर कोई को इक्वल काम ही करना पड़ रहा है, उतना जितना वो मैनेज कर सके। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क। प्रोडक्शन, परचेस, सेल में हमने काम को डिवाइड किया। अब जो भी इंसान जिस भी टास्क में अच्छा है, अगर वो उसको बार बार रिपीटिवली करेगा तो क्या होगा, रिपीटिवली करेगा तो इट विल लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। कोई टास्क अगर आप बार बार कंटिन्यूसली करोगे तो उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन। हर तरीके के काम में एप्लीकेबल है, भले ही टेक्निकल हो या मैनेजरियल। क्या गाइस, टेक्निकल काम हो या मैनेजरियल काम हो, हम डिवीजन ऑफ वर्क हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ डिवाइड ऑफ स्मॉलर टास्क लीड टू स्पेशलाइजेशन, एप्लीकेबल टू ऑल एक्टिविटीज, भले ही टेक्निकल हो या मैनेजरियल। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पे हमें समझने की जरूरत है अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन। हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन। अब हेनरी फ्योल जी यहां पे क्या बोलते हैं, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारी अथॉरिटी यानी कि हमारे पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा है, आपको पावर्स दे दिए 20 लाख के, काम 10 लाख का है, क्या हम वो टास्क पूरा कर पाएंगे, नहीं। हम कहीं ना कहीं टास्क तो पूरा कर पाएंगे पर देयर विल बी मिसयूज ऑफ पावर। पावर कितने का दिया हुआ है, 20 लाख, काम कितने का करना है, 10 लाख, तो क्या हम टास्क ढंग से कर पाएंगे, नहीं। दैट विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ पावर। लेकिन आपको अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है पर पावर ही नहीं है। काम 20 लाख का है, पावर 10 लाख का है, क्या काम कर पाओगे, क्या नहीं। तो हेनरी फ्योल के हिसाब से देयर शुड बी अ बैलेंस। अथॉरिटी किसके बराबर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ, नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है, डिसिप्लिन। इसमें बहुत सारी चीजें क्लियरली हम लिख लेते हैं। हर एक एम्प्लॉय को ओबीडियंट होना चाहिए, क्या चीज को लेके, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एज वेल एज रेगुलेशन। ठीक है। अब देयर शुड बी एकदम क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है एकदम क्लियरली हमें बता देने हैं हमारे एम्प्लॉय को सारी चीजें कि क्या काम करना है क्या नहीं। देयर शुड बी गुड सुपीरियर्स। जो हमारे सुपीरियर्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर्स अच्छे होंगे तब जब वो अच्छे से काम करेंगे तभी हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। व्हाट इज जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, मतलब अगर कोई बंदा गलत कर रहा है, सपोज पेनल्टी है, टॉप लेवल और ऑपरेशनल लेवल को हम सेम पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते। एग्जांपल, अगर ऑफिस के लिए लेट आ रहे हो, टॉप को भी 500 रुपये का फाइन और ऑपरेशनल को 500 रुपये का फाइन, गलत है। हमें टॉप लेवल से ज्यादा फाइन लेना चाहिए और ऑपरेशनल से कम लेना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। तो इसे हम बोलते हैं जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। और इसमें एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कमिटमेंट। इसमें कई बार केस स्टडी आई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया कि अगर तुम्हारे 98% आते हैं तो मैं आप लोग को ताज मैरियट में पार्टी दूंगा। अब अगर वो लोग 98% ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्लास में बच्चे बैठे हुए, अगर उनके 98% आ जाते हैं, अब अगर मैंने ताज मैरियट में पार्टी नहीं दी, जो हो सकता है मैं
दे दूंगा, अगर नहीं देता हूं इट्स अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्लियर हो गया 3। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। सिंपल सी बात है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, हर एक सबऑर्डिनेट के कितने सुपीरियर होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। हमें कहीं ना कहीं 2 जन से ऑर्डर मिलने नहीं चाहिए। हमें ऑर्डर कितने लोग से मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। हर एम्प्लॉय के कितने बॉस होंगे, हर एम्प्लॉय के सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होंगे। अगर एक से ज्यादा बॉस है तो रिजल्ट इन ड्यूल सबऑर्डिनेशन। तो वही बात हो गई, घर पे मम्मी भी पापा भी दोनों सुना रहे हैं, तो मम्मी को बोल देने का पापा ने बोला मम्मी को बोल, मम्मी ने काम दिया दोनों को। इससे क्या होगा, ईगो क्लैशेस हो जाएंगे, हमारा टास्क भी पूरा नहीं होगा। इसलिए फ्योल चचा ने क्लियरली बोला हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे से लेना है। इसे हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर? और कुछ यहां पे लिखा हुआ है? ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा 5th, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हब क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ये सारे एम्प्लॉयज मिलकर एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, दैट इज अचीविंग व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब इस गोल को अचीव करने के लिए हम सबको तो साथ में काम नहीं करा सकते, तो फ्योल जी ने क्या बोला, क्यों ना हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। या फॉर एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हम एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, हम एक 2 व्हीलर भी बनाते हैं, एक 4 व्हीलर भी बनाते हैं, क्यों ना हम इन दोनों का अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। जब हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए तो हर डिपार्टमेंट का क्या होगा, एक हेड। वो हेड उस डिपार्टमेंट का क्या बनाएगा, प्लान। एक ऑटोमोबाइल वाला बनाएगा, एक मोटर बाइक बनाएगा, दोनों अपने अपने प्लान बनाएंगे। जब दोनों अपने अपने प्लान बना रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं जब अपने अपने टारगेट अचीव करेंगे, ऑटोमोबाइल वाला अपना टारगेट अचीव करेगा, बाइक वाला अपना अचीव करेगा। जब दोनों के टारगेट अचीव हो गए तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। याद रखिएगा, यूनिटी ऑफ कमांड की वजह से प्रिवेंट होता है ड्यूल सबऑर्डिनेशन। ड्यूल सबऑर्डिनेशन क्यों, हम किसी 2 जन के सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब कोई भी काम रिपीट नहीं होने वाला। मोटर बाइक वाला मोटर बाइक बनाएगा, कार वाला कार बनाएगा, किसी भी प्रकार से ओवरलैपिंग नहीं होगी। 1 यूनिट 1 प्लान, डन। अब नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे देश की सिपाही के लिए सबसे पहले वो खुद आता है, देश आता है, फिर उसकी बटालियन आती है और खुद के लिए एंड में सोचता है। वैसे एक एम्प्लॉय के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए वो काम कर रहा है, उसको हमेशा किसका इंटरेस्ट ऊपर रखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी नहीं मांगनी है, उसको इंश्योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, जिससे हमारे कंपनी का आउटपुट बढ़े। क्योंकि जब हमारे कंपनी का आउटपुट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी बढ़ जाएगी कि नहीं। दैट इज सबऑर्डिनेशन। हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले सोचना है रादर दैन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। डन। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। हमारा रेम्यूनरेशन कैसा क्या होना चाहिए, फेयर एंड एडुकेट। इतना पैसा दो, ये सही हो, जस्टिफाइबल होता है। इसमें कीवर्ड एक और लिख सकते हो, दैट इज सैलरी शुड बी जस्टिफाइबल। अब जस्टिफाइबल क्या होती है, जो हमारे विद इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, कि हर एक एम्प्लॉय की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे पूरी हो रही हो। अगर हमारे कंपनी में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करना है। एम्प्लॉय के लिए अच्छी बात क्या होती है कि भाई उसको जितना बनता है, जितना उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना मिले। लेकिन एम्प्लॉयर के लिए जो दे रहा है उसके लिए क्या होता है, एज पर दी फाइनेंशियल कैपेसिटी। भाई एक कंपनी खुद 10 लाख रुपए कमा रही है और उसने 7 लाख रुपए का एक एम्प्लॉय रख लिया, चलेगा क्या, नहीं। हमें दोनों की देखने की, दोनों खुश होने चाहिए, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी। क्योंकि जब दोनों पार्टी खुश होती है तो बुक में एक वर्ड यूज किया हुआ है, आई गेस दैट वर्ड इज कॉग्निनल, मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। कॉग्निनल एटमोसफियर, बहुत ही प्यारा सा एटमोसफियर हैगा और एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से, ऐसा कुछ है ना, कॉग्निनल एटमोसफियर हैगा और एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, करना नहीं है ना। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हब जैसे कि हिटलर वॉज अ सेंट्रलाइज, उसने जो बोल दिया खत्म। वर्ल्ड वॉर 2 तो 2 होता तो 3 भी करा देता। जब डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक ही जन के पास होती है, जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी का सेंट्रलाइज्ड। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग स्टडी सर्कल में हमारे नवीन सर हेड है, लेकिन उन्होंने पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करके रखे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशन लेवल। तो जब अलग अलग लेवल पे डिस्पर्स कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब यही डिसीजन मेकिंग पावर एक ही जन के पास है, एक ही व्यक्ति के पास है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। अब फ्योल जी ने क्या बोला, ना ही सेंट्रलाइज रखना है ना ही डिसेंट्रलाइज। अब जो रूटीन सा काम है, अब रूटीन सा काम भले ही डिसेंट्रलाइज कर दो एक कंपनी,
लेकिन मुकेश अंबानी को अपने कंपनी का प्रॉफिट डिसाइड करना है, स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी, एकदम क्रूशियल चीज है। कुछ चीजें क्या होनी चाहिए, सेंट्रलाइज, और रूटीन एक्टिविटीज को हमें क्या कर देना चाहिए, डिसेंट्रलाइज। इसी के साथ हमारे 8 प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन इज नथिंग बट फ्लो ऑफ 2 थिंग्स। एक है अथॉरिटी, AC बोलता हूं मैं इसको, अथॉरिटी एज वेल एज कम्युनिकेशन। ये बताता है कि सपोज ये हमारा चेन है, A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। A से बात B पे जाएगी, B से बात C पे जाएगी, C से बात, ये तो एक पैटर्न तो है। स्केलर चेन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, बट इस पैटर्न से हमें ये भी पता चलता है D से ज्यादा पावर किसके पास है, C से ज्यादा पावर किसके पास है, B, और B से ज्यादा पावर किसके पास है। एक अथॉरिटी पता चलती है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, ये अथॉरिटी लेवल इंक्रीज होना है कि डिक्रीज, इंक्रीज। लेकिन अब भाई ये बंदे को इससे किसी से बात करनी है, या ये D को सीधा A से बात करनी है, कर सकता है, यस, बट सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, सिचुएशन शुड बी इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो क्या D डायरेक्टली A से बात कर सकता है कि नहीं, यस, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज गैंग प्लान। अब याद रखना, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेम लेवल पे हो, कोई भी एम्प्लॉय किसी से भी बात कर सकता है, तभी तो वायलेशन है। कोई भी एम्प्लॉय किसी से भी बात कर सकता है अंडर गैंग प्लान। डन। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑर्डर। बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल, आपके घर पे आपको सामान नहीं मिलता, आप मम्मी उसको जैसे चिल्लाते हो, मम्मी एकदम फटफट फटफट मम्मी के जैसे बुलाते हो, आपको सारा सामान लाके मिल जाता है, क्योंकि मम्मी को पता है हर चीज़ कहाँ है। जैसे किचन में मम्मी फटाफट खाना क्यों बना पाती है, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग एंड एवरीवन कहाँ मिलता है, सामान कहाँ मिलता है। वैसे आपको अपने नए कपड़े बहुत अच्छे से मिल जाते होंगे, पुराने कपड़े नहीं मिलते होंगे, क्योंकि आपको पता है नए कपड़े आप सजा के रखते हो। वैसे फ्योल चचा ने बोला, क्यों ना हर चीज़, हर एक इंसान की एक प्रॉपर जगह हो। जैसे कंपनी में जाते हो तो आपको बैंक में फिक्स होगा, ये कैश काउंटर है, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे कैश डिपॉजिट करना है, यहाँ पे कैश का विड्रॉल अगर फिक्स कर दे तो काम कितना फटाफट होगा। तो देयर शुड बी फिक्स प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर चीज़ की और हर इंसान की। ये बात करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो वेस्टेज है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम कम होता है, और साथ साथ में हमारी प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि वो सेम काम, अगर आप पहले बात, आपको इंसान को ढूंढने में जो टाइम लगता था अब नहीं लगेगा, आप वो काम फटाफट कर पाओगे, उससे प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। नेक्स्ट है इक्विटी, काइंडनेस एंड जस्टिस। मतलब हर एक सेम है, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं। जैसे एक टीचर अपने कोई भी स्टूडेंट में भेदभाव नहीं करता। आप ऑनलाइन में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगा कर, यूपी बिहार वाले नहीं पढ़ सकते, या गुजरात वाले नहीं पढ़ सकते, या पंजाब वाले नहीं पढ़ सकते, या साउथ वाले नहीं पढ़ सकते, हर कोई पढ़ सकता है। तो इसको पढ़ना, नो डिस्क्रिमिनेशन गाइस। तो बिलीव कि हर कोई इक्वल है। वैसे एक मैनेजर को मेक श्योर करना है उसके नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट है वो सब बराबर है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना प्रमोशन के लिए। कि भाई कोई बोलता है हम फीमेल को प्रमोट नहीं करेंगे, कोई बोलता है हम सिर्फ फीमेल को ही प्रमोट करें, कोई बोलता है हम अपने रिलीजन वाले को आके लेके जाएंगे, कोई ये नहीं। तो दैट इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। हमें कहीं ना कहीं हर एक एम्प्लॉय को एक समान ट्रीट करना, हमें हर एक एम्प्लॉय को एक साथ लेके चलना है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेना, लेजी पर्सन शुड बी डेल्ट स्ट्रिक्टली। कोई एम्प्लॉय आलसी है, भले ही मेरा रिश्तेदार क्यों ना हो, सजा उसको बराबरी से मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा एक छोटा भाई या छोटी बहन कुछ गलत कर रहा है और लेट आ रहा है ऑफिस में, वो एक और जन लेट आ रहा है, जो दूसरा लेट आ रहा था मैंने उसको ऑफिस से निकाल दिया, तो मेरी बहन भी अगर ऑफिस लेट आ रही है तो उसे भी हमें ऑफिस से निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट 12th प्रिंसिपल, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। हमें हमारे एम्प्लॉयज को एक सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। अब एग्जांपल, अब मैं स्टडी सर्कल इस साल ज्वाइन हो तो नवीन सर ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि आपने गलती की तो हम निकाल देंगे। इनफैक्ट उन्हें मुझे कुछ बोला हुआ, मैं कैमरे में नहीं बोल सकता, एक देर तो फिक्स ड्यूरेशन दिया हुआ है कि सर इतना टाइम तक कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, देयर इज अ कमिटमेंट। तो हमें जब फिक्स टेन्योर तक बोल दिया जाता है, जो कंपनीज में 6 महीने, 1 साल, 2 साल होता है कि हम आपको नहीं निकालेंगे, तो इससे एम्प्लॉय को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ यार मेरी नौकरी पक्की है। जब नौकरी पक्की रहती है तो एम्प्लॉयज और मेहनत करता है और एफर्ट्स डालता है, क्यों ना हम और अच्छे से काम करे। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज टर्नओवर को कम से कम रखेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज को एक सफिशिएंट मौका देंगे, तो एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जाम में इधर क्वेश्चन ये आता है, विच प्रिंसिपल प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, विच प्रिंसिपल सेज दैट द एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी कम से कम या मिनिमम
एम्प्लॉयज टर्नओवर का मतलब है बार बार एम्प्लॉयज को चेंज करना। कौन सा प्रिंसिपल है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। क्लियर? हमने 12 प्रिंसिपल कर लिए। लास्ट 2 प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। इनिशिएटिव, ये सबको आता है कि हमारे एम्प्लॉयज अगर कोई भी नया आइडिया दे रहे हैं, कोई भी नया सजेशन दे रहे हैं, तो हमें उन आइडिया सजेशंस को कंसिडर करना चाहिए। दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कोई आइडिया दे रहा है, वी शुड इंकरेज देम, और हमें एम्प्लॉयज को इंकरेज भी करना चाहिए कि तुम नए आइडियाज दो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स, टीम स्पिरिट, हम साथ साथ है, आई के जगह वी, सबको म्यूचुअल ट्रस्ट, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जितने भी एम्प्लॉयज है सब मिलकर काम करेंगे, अकेले कोई काम नहीं करने वाला। जितने भी एम्प्लॉयज है सबको एक साथ आ जाना है, सबको मिलकर काम करना है। दैट इज योर 14 प्रिंसिपल हैंडीफ्यूल। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करो, अथॉरिटी, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन, गुड सुपीरियर्स, क्लियर फेयर एग्रीमेंट, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, 1 एम्प्लॉय 1 बॉस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 1 डिपार्टमेंट 1 हेड 1 प्लान, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। फिर सबऑर्डिनेशन की हमें ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है रादर दैन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। फिर हमने पढ़ा स्केलर चेन, देयर इज अ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हमने पढ़ा सेंट्रलाइजेशन, कुछ चीजें टॉप लेवल के पास होनी चाहिए, कुछ चीज़ें डिस्पर्स हो जानी चाहिए। फिर हमने पढ़ा ऑर्डर, हर एक चीज़ की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा कहीं ना कहीं एस्पिरिट द कॉर्प्स, फिर हमने पढ़ा इनिशिएटिव, फिर हमने पढ़ा स्टेबिलिटी। इसी के साथ आपके सारे प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर का दूसरा पार्ट, जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल, एंड ये दिए थे हमारे F.W. टेलर ने, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इनने 4 प्रिंसिपल्स दिए, याद समझना, साइंस कॉमा है यहां पे, नॉट रूल ऑफ थंब। तो फोकस किस पे? साइंस है, रूल ऑफ थंब पे फोकस है साइंस पे। अब हमने चैप्टर 1 में क्लियरली पढ़ा कि साइंस क्या बोलता है, कोई भी चीजें तुक्केबाजी में नहीं करनी, वो होता है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है हिट एंड ट्रायल या इंट्यूशंस। हमें किसी भी प्रकार का हिट एंड ट्रायल या इंट्यूशन नहीं करना। हमें साइंस की तरह कोई भी काम को करने का बेस्ट वे ढूंढना है और हमेशा ढूंढते रहना है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट कम से कम हो और हमारी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो। क्या? कॉस्ट कम से कम हो और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जानी चाहिए। साइंस क्या बोलता है? सिस्टमैटिकली कोई भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वी नीड टू फाइंड द बेस्ट वे, जिससे हमारा कॉस्ट कम से कम आए, प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा। और रूल ऑफ थंब क्या बोलता है कि हिट एंड ट्रायल, इंट्यूशन। तो किस पे फोकस करना है? साइंस या रूल ऑफ थंब? साइंस। फोकस किस पे करना है? साइंस पे। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसमें क्लियरली मैं आपको चीजें लिखवा रहा हूं। HNC क्या बोलता है? देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी। तो 2 कैटेगरी होती है, एक होता है हमारे वर्कर्स और एक होते हैं हमारे मैनेजर्स। इन दोनों के बीच में प्रॉपर मतलब लिंक होना चाहिए। दोनों के दोनों एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचें। कैसे? कि अगर किसी साल, कीवर्ड याद रखना प्रॉस्पेरिटी, किसी साल कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उसको अपने प्रॉफिट को किसके साथ शेयर करना चाहिए? किसके साथ शेयर करना चाहिए? वर्कर। क्योंकि जब आप अपने वर्कर्स के साथ प्रॉफिट को शेयर करोगे तो वर्कर्स को अंदर से रियलाइज होगा कि भाई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए कंपनी सोच रही है, तो क्यों ना हम भी अपने मैनेजर के लिए सोचें। जब ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, मैनेजर्स वर्कर्स के बारे में, वर्कर्स मैनेजर्स के बारे में, ये जो एटीट्यूड चेंज हुआ, ये जो बिहेवियर चेंज हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे? मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मेंटल रिवॉल्यूशन। ये जो हमारा एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज हुआ, वर्कर्स मैनेजर्स के बारे में सोच रहे हैं, मैनेजर्स वर्कर्स के बारे में, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, इसे हम बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कि भाई यहाँ पे हमें, इसमें भी मैं कीवर्ड्स लिखवा देता हूँ। सबसे पहले CNI, देयर शुड बी कॉर्पोरेशन इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिशन। फोकस क्या चीज पे होना चाहिए? कॉर्पोरेशन, ना कि कॉम्पिटिशन। इसमें क्लियर सा दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है कि देयर शुड बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। जो हेनरी फ्योल ने बोला ना कि ये बोलता है क्लियरली हर काम में प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, साथ साथ में प्रॉपर अथॉरिटी एज वेल एज
रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक काम की प्रॉपर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांटनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बोलता है, अननेसेसरी स्ट्राइक्स नहीं करनी। जबरदस्ती की कंपनी हमारी लॉस में है और हमें उनसे ज्यादा पैसे जबरदस्ती के मांगने नहीं है। हमें जबरदस्ती से उनसे ज्यादा सैलरी मांगने की जरूरत नहीं कि भाई कंपनी लॉस में चले तो स्ट्राइक क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव सजेशन। अगर कोई एम्प्लॉय हमें कंस्ट्रक्टिव आइडिया दे रहा है, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहा है, तो हमें उसे कंसिडर करना चाहिए। सो इंडिविजुअल एक्सटेंशन। और एक और इंपॉर्टेंट है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। किसका एक्सटेंशन है ये प्रिंसिपल? कहीं ना कहीं एक्सटेंशन हो जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो फिर से कंस्ट्रक्टिव सजेशन को कंसीडर करना है, कॉर्पोरेशन पे फोकस करना है, डिवीजन ऑफ वर्क अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें हमारे वर्कर्स को कोई भी अनरीजनेबल स्ट्राइक्स, अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी है। क्लियर? चलो अब लास्ट इसका प्रिंसिपल था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू ईच एंड एवरी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्लियरली बोलता है जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, हमें हमारे वर्कर्स को सबसे पहले इसमें ढंग से सेलेक्ट करना है। जब सेलेक्ट करने की बारी आती है तो सिलेक्शन कैसे होगा? PMI। P stands for physical, M stands for mental and I stands for intellectual। जो भी हम एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर रहे हैं कैसे सेलेक्ट करेंगे? PMI। व्हाट इज PMI? फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली। अब एक बार आपने एम्प्लॉय को ढंग से सेलेक्ट कर लिया, अब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनको अच्छे से ट्रेनिंग दें और उनके स्किल्स को इम्प्रूव करें, ताकि इससे ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज उनकी प्रॉस्पेरिटी हो सके। क्या? पहले यहाँ पे हमें अपने एम्प्लॉयज को ढंग से सिलेक्ट करना, ढंग से यानी कि 3, फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से। एक बार हमने उनको सेलेक्ट कर दिया, अब हमारी नेक्स्ट जिम्मेदारी क्या बन जाती है? हाँ, हमें क्या नेक्स्ट जिम्मेदारी क्या बन जाती है कि अब जो एम्प्लॉयज को हमने सेलेक्ट कर लिया, हम उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली ट्रेन करें। डन। इसी के साथ चारों प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। एक्सटेंशन इसका ये है, प्रॉस्पेरिटी आया तो ये, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया तो कॉर्पोरेशन और इंडिविजुअल। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली सेलेक्ट करना, दैट इज योर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। साइंटिफिकली सेलेक्ट करना काम को, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब नेक्स्ट है हमारे FW, हमारे साइंटिफिक टेक्निक्स। तो सबसे पहला टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। यहां पे टेलर चचा ने क्या बोला कि भाई एक वर्कर सारी चीजें नहीं देख सकता, तो एक वर्कर के ऊपर 8 मैनेजर बिठा दो। अब ये प्रिंसिपल इज अ वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। क्यों से यूनिटी ऑफ कमांड तो सिंपल सा बोलता है, हर एक वर्कर को ऑर्डर कितने से मिलना चाहिए? 1 जन। यहां पे कितनों से मिल रहा है? 8 जन। लेकिन यही प्रिंसिपल एक एक्सटेंशन है, कौन से का? दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। ये क्या बोलता है कि जितना भी हमारा टास्क है, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है, उसको हमें कितने हिस्सों में डिवाइड कर देना है? 8 हिस्सों में। तो काम को डिवाइड किया, दैट्स अ डिवीजन ऑफ वर्क। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहां पे अब एक वर्कर को ऑर्डर कितने जन से मिलेंगे? पूरे के पूरे 8 जन से। तो इनने क्या बोला, हम हमारे डिपार्टमेंट को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक है प्लानिंग और एक है प्रोडक्शन। अब जो प्लानिंग वाले कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4। उसमें सबसे पहला होगा रूट। जैसे प्लान करेंगे तो सबसे पहला रूट क्या करेगा? ड्राफ्ट द रूट। कैसे काम करेंगे? दे विल ड्राफ्ट द रूट ऑफ प्रोडक्शन। इंस्ट्रक्शन वाला क्या ड्राफ्ट करेगा? जब जनरल इंस्ट्रक्शन, काम करते हो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना, नाम पे दिया हुआ है। टाइम एंड कॉस्ट बताएगा कि कोई भी टास्क को करने में कितना समय और कितना पैसा लगना है। टाइम एंड कॉस्ट क्या बताएगा? कोई भी टास्क को करने में कितना समय और कितना पैसा लगना चाहिए। और लास्ट है डिसिप्लिनरी का काम एकदम सिंपल है, क्या मेंटेन रखना है? वी नीड टू मेंटेन सम डिसिप्लिन। 4 कौन से? रूट क्या बताएगा? वे ऑफ डूइंग, रास्ता। इंस्ट्रक्शन, ड्राफ्टिंग द जनरल इंस्ट्रक्शन। टाइम एंड कॉस्ट, द टाइम एज वेल एज द कॉस्ट। डिसिप्लिनरी क्या मेक श्योर करेगा? ही विल मेंटेन डिसिप्लिन। अब वैसे हमारे प्रोडक्शन वाले 4 है। गैंग बॉस का काम क्या है? चीजों को अरेंज करना, रेडी फॉर ऑपरेशन। चीजों को अरेंज करना, रेडी फॉर ऑपरेशन, चीजें होनी चाहिए। स्पीड बॉस का काम क्या है? फटफट टाइमली, जो भी काम दिया है एकदम टाइमली उसको कंप्लीट करे। रिपेयर बॉस, अगर चीजें खराब हो जाती है तो उसको वर्किंग कंडीशन में लेकर आना। और लास्ट इंस्पेक्टर, क्वालिटी। सीधी सी बात है,
एग्जाम्पल लेता हूँ, दो ग्रुप के इसमें लड़ाई हुई, दो गैंग आएंगे, गैंग क्या करेगा, अपनी चीज़ों को अरेंज करेगा, फिर क्या होगा, स्पीड, ठीक है, फटाफट अपने को लड़ाई झगड़ा करने का है, फिर फटाफट लड़ाई हुई, फिर क्या होगा, रिपेयर, लोगों टूटेंगे, ठीक करेंगे, रेडी फॉर ऑपरेशन। और जब लड़ाई होती है तो एंड में कौन आता है, इंस्पेक्टर आके चेक करेगा क्या गड़बड़ हुई थी, यहाँ पे चेक क्या करेगा, क्वालिटी। दो इंचार्ज है प्लानिंग वाले, चार कौन से, रूट, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड डिसिप्लिनरी। इसमें चार कौन से, गैंग, स्पीड, रिपेयर और इंस्पेक्टर। याद रखना ये चारों इंपॉर्टेंट है। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड इट्स अ वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। डन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या बोलता है, हमें यूनिफॉर्मिटी लानी है। क्या लानी है, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब इन द शेप, साइज, डायमेंशन एक जैसा होना चाहिए। लेस का पैकेट इंडिया में कहीं भी खरीदो, चिप्स का कोई भी खरीदो, कोई भी सामान, आईफोन कहीं से भी खरीदो, हर जगह एक जैसा ही मिलेगा। दैट्स द स्टैंडर्डाइजेशन। हमें स्टैंडर्ड चार चीज़ों के सेट करने होते हैं इसमें। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, एक सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए ऑफ मैन एंड मटीरियल, कि भाई स्टैंडर्ड सेट कर दो, कोई भी इंसान कितना काम करेगा, क्या मशीन्स कितना, मैन एंड मशीन्स है। फिर दूसरा हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए ऑफ मशीन, की एक मशीन को कितनी देर काम कराना है। हमारा यहाँ पे हमें फिक्स कर देना है ऑफ साइज, डायमेंशन, कि इसी टाइप के हम प्रोडक्ट बेचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, वी नीड टू हैव इंटरचेंज एबिलिटी। इंटरचेंज एबिलिटी का एग्जांपल, आईफोन का कोई भी चार्जर ले लो, अब तो 16 के बाद 15 के बाद नहीं आ गए, पर सैमसंग के कोई भी फ़ोन का चार्जर लो, वो सैमसंग के कोई भी फ़ोन को चार्ज कर देगा। दैट्स ए इंटरचेंजेबिलिटी। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का कोई भी ढक्कन लो, वो कोई भी कैप, कोई भी बॉटल को बंद कर सकता है, 20 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, सेम जोन का। दैट इज इंटरचेंजेबिलिटी। आप मारुति की कोई भी गाड़ी लो, उसका जो टायर है, आप कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरचेंजेबिलिटी। अब नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। इसमें की वर्ड याद रखिएगा, सुपर फ्लॉलेस वेराइटी। व्हाट इज सुपर फ्लॉलेस वेराइटी? आप जैसे आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा ले रहे हो, उसके लिमिटेड 10-15 तरीके के पिज़्ज़ा ही आते हैं, लेकिन आप अपने स्ट्रीट पिज़्ज़ा में तो कोई 100 तरीके के पिज़्ज़ा बेचते हैं। क्या ज़रूरी है? क्या बेचते तो वो 2-4 ही है। तो हमें ज़बरदस्ती की ज़्यादा वैरायटी और पिज़्ज़ा नहीं बेचना है। चीज़ों को जितना हो सके क्या रखना है, सिंपल, आसान। ज़्यादा वेराइटीज़ हमें नहीं बनानी। तो ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा वर्क स्टडी। अभी जो वर्क स्टडी है, इसके अंदर बहुत सारी 4 स्टडी आती है, मेथड, मोशन, टाइम और फैटिग्यू। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज योर मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या बोलता है, कोई भी काम को करने के बहुत सारे तरीके, करेक्ट। हमें क्या ढूंढना है, बेस्ट वे। अब बेस्ट वे क्या होता है, जिससे हमारी क्वालिटी बढ़े कि घटे, क्वालिटी बढ़े, और हमारा कॉस्ट क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज, क्वालिटी बढ़ जाए, कॉस्ट डिक्रीज हो जाए। तो दे आर वेरियस वे जिससे हमें हमारे क्वालिटी को बढ़ाना है और हमारे कॉस्ट को रिड्यूस करना है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, आप सबसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट में बताना, कौन सा ऐसा साइंटिफिक प्रिंसिपल है और कौन सा ऐसा टेक्निक है जो फोकस करता है इन फाइंडिंग द बेस्ट वे। टेक्निक तो आपको पता चल गया, मेथड स्टडी। तो प्रिंसिपल इज साइंस नो रूल ऑफ थंब, बिकॉज अभी हमने पढ़ा, हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं काम करने के बहुत सारे तरीके, फाइंड द बेस्ट वे साइंटिफिकली। अब नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी डील्स विद द एम्प्लॉयज के मूवमेंट। किसको डील करता है, एम्प्लॉयज के मूवमेंट। 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव और दूसरा होता है अनप्रोडक्टिव। कौन से 2 है, एक है प्रोडक्टिव एंड दूसरा है अनप्रोडक्टिव। हमें किसको एनहांस करना है, प्रोडक्टिव, और किसको एलिमिनेट करना है, किसको रिड्यूस करना है, अनप्रोडक्टिव। किसको बढ़ाना है, प्रोडक्टिव को, किसको कम करना है, अनप्रोडक्टिव को। नेक्स्ट है टाइम स्टडी, कि भाई यहां पे फिक्स कर दो कोई भी टास्क में कितना समय लगेगा। हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल, 1 यूनिट बनाने में 20 मिनट लगता है। एक वर्कर दिन में अगर 7 घंटे काम करेगा तो कितने यूनिट्स बना लेगा, 7 × 3 21 यूनिट्स। इससे हमें पता चल जाता है क्या, 3 चीजें, नंबर ऑफ वर्कर्स, हमें एम्प्लॉयज को कितना इंसेंटिव देना है, और हमें पता चल जाता है द स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है उनको क्या पगार देनी है, कितनी देनी है, क्या स्टैंडर्ड टाइम होगा, सारी चीजें। तो हम प्रॉपर इंसेंटिव प्लान फ्रेम कर सकते हैं टाइम स्टडी से। हमें यह भी पता चल जाता है हमें कितने वर्कर्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल 21 यूनिट एक वर्कर बना रहा है, अब मुझे 210 यूनिट बनाने। एक वर्कर अगर 21 बना रहा है तो 10 वर्कर मिलकर कितने बना लेंगे, वो कहीं ना, अब 10 वर्कर मिलकर बना लेंगे 210।
तो 210 यूनिट बनाने के लिए हमें कितने वर्कर्स चाहिए? 210 यूनिट बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं 10 वर्कर्स चाहिए। अब इसमें 3 चीजें पता चल जाती है हमें। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, इंसेंटिव स्कीम, और एक और पॉइंट है दैट इज योर टोटल लेबर कॉस्ट। क्या आपका टोटल लेबर कॉस्ट क्या होगा? डन। नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, योर टोटल लेबर कॉस्ट, एंड थर्ड उनका कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव स्कीम। अब नेक्स्ट है योर फैटिग्यू स्टडी। इसको हम फैटिग्यू स्टडी को बोलता हूं कि अब हर एक एम्प्लॉय थकता है तो 3 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले कितनी बार थकता है? सर 2 बार ब्रेक चाहिए। कितने ड्यूरेशन का चाहिए? सर लंच ब्रेक 1 घंटे का, स्नैक ब्रेक 30 मिनट्स का। और ये दोनों गैप्स के दोनों में कितने का गैप चाहिए? सो 3 चीजें, नंबर, रेस्ट एंड द गैप बिटवीन द बोथ द रेस्ट इंटरवल्स। क्योंकि हर एक एम्प्लॉय थकता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, कंडीशंस होती है, ही नीड टू रिवाइव, ही नीड टू रीगेन हिज एनर्जी। तो ये समझने के लिए हमें क्या करना होता है? फैटिग्यू स्टडी। लास्ट टेक्निक है हमारा दैट इज योर डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। ये क्या बोलता है? स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर, कि यहां पे कहीं ना कहीं हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, 10 तक बनाया तो 10 रुपए, 10 से ज्यादा बनाया तो 11 रुपए। आपको एम्प्लॉय अगर 10 यूनिट बनाता है तो उसको कितने मिलेंगे? 100। या किसी ने 11 बना दिए तो 11 इंटू 11 121 रुपए। तो 10 बनाने पे 100 है, 11 बनाने पे 121। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो दैट इज डिफरेंशिएट। यहां पे हम मोटिवेट करते हैं इनएफिशिएंट को कि भाई तू अच्छा काम कर, तू और पैसा कमा सकता है। और जो हमारे एफिशिएंट वर्कर्स है उनको हम क्या कर रहे हैं? रिवॉर्ड। तो कहां पे हम मोटिवेट करते हैं इनएफिशिएंट को, कहां पे हम रिवॉर्ड देते हैं एफिशिएंट को? दैट इज योर डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। डन, क्लियर। और लास्ट टाइम मेंटल रिवॉल्यूशन में हम पढ़ चुके हैं चेंज इन एटीट्यूड। दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ हमारी टेक्निक्स खत्म हो गई, एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स हो गए। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट के अंदर हमारे खत्म हुआ। अब ये लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले दैट इज फीचर्स। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ऐसा है जो स्टार्ट तक बहुतों को दिक्कत देती है, तो उसको हम आराम से लेंगे। सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ये हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा। जो भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं हर जगह अप्लाई होते हैं। स्कूल हो, अस्पताल हो, देश हो, कोई भी। आप डिवीजन ऑफ वर्क हमने जो पढ़ा आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल एप्लीकेबल। बड़ा छोटा हर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ आपको गाइड करते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड यू रेडीमेड सॉल्यूशन। द रीजन इज क्योंकि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको समझना इजी नहीं है और हर बार वो सेम नहीं होता। तो ये सिर्फ हमें गाइड करते हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जितने प्रिंसिपल्स है वो हर जगह अप्लाई होते हैं। जनरल गाइडलाइंस से डू नॉट प्रोवाइड अ रेडीमेड सॉल्यूशन। हमें अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं, हो सकता है रिजल्ट मिले, हो सकता है रिजल्ट ना भी मिले। नेक्स्ट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस। ये भी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कैसे डेवलप हुए? थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। हम बार बार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके इसको डेवलप किया है। बट क्या जरूरी है हर बार सेम आंसर आए? नहीं। जैसे हमने साइंस में पढ़ा था ना, साइंस में सेम आता है, लेकिन मैनेजमेंट इज एग्जैक्ट साइंस है इन एग्जैक्ट साइंस गाइस? एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट, इट्स एन इन एग्जैक्ट साइंस। हम हर बार नहीं कर सकते सही, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहां पे अप्लाई होते? इंसानों पे कि थिंग्स पे? इट्स एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन। इसी से इसका एक और फीचर बनता है दैट इज द ह्यूमनली बिहेवियर। यहां पे हम अंडरस्टैंड करते हुए रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द रिसोर्सेज, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करके आपके आउटपुट बनाने वाले हैं। तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। हर एम्प्लॉय का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। अब मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हो शायद तक चॉकलेट्स में मान जाए, पर कुछ लोग हो सकते हैं कि सर हमें तो किटकैट चाहिए, कुछ लोग बोल सकते हैं हमें तो खाने को चाहिए, कोई लोग बोल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो ये हर एक ह्यूमन बिहेवियर सेम नहीं होता। अब बहुत इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबल एंड कंटीजेंट। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर एक मैनेजर अपने हिसाब से बदल सकता है।
हो सकता है अब मैंने जब ये वन शॉट बनाया तो ये 40-45 मिनट 50 मिनट जो भी मिनट का बनना पता नहीं मुझे भी, लेकिन कोई इसको शायद 1.5 घंटे में पढ़ा रहा हो, क्योंकि शायद इसको 20 मिनट में पढ़ा दे। फ्लेक्सिबल, ये आपके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे सामने 4 बच्चे बैठे हुए, मैं किसी को प्रोडक्शन में डाल दूँ, किसी को परचेस में डाल दूँ, ये मेरा कॉल, मेरे हिसाब से ये प्रोडक्शन में अच्छा है, मेरे हिसाब से सेल्स में अच्छा है, मेरे हिसाब से मार्केटिंग में अच्छी है। दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। एक मैनेजर के ऑप्शन है, उसको जैसे चाहे उसको वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई रिजिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि ऐसे ही करना पड़ेगा, कि जो ए से आएगा उसको ये कराओगे, बी से नहीं, कोई रिजिड नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो सर कंटीजेंट क्या बोलता है? सर वो भी बोलता है प्रिवेलिंग सिचुएशन। सर अगर अभी सीजन टाइम आएगा, हम सबको पता है अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो फेस्टिवल कपड़े ही बिकेंगे। सर अगर अभी मंदी है तो हमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी काटनी ही पड़ेगी। अगर सर अभी एक ही वर्कर आ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ही करेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। अब हम फ्लेक्सिबल नहीं, कंटीजेंट, डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इस सिचुएशन, इस माहौल पे तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। ये सिचुएशन, ये माहौल बोलते हैं ऐसा ही होगा। जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है, दैट इज कंटीजेंट। और जब मैनेजर अपने हिसाब से बदल सकता है, कोई रिजिड नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन नहीं है, तो दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। और लास्ट है कॉज एंड इफेक्ट। ये हर बताता है ऐसे करने पे ऐसा होगा, पर ज़रूरी नहीं हर बार सेम हो, क्योंकि अभी मैंने बताया मैनेजमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल टू ह्यूमन बिहेवियर, और हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। डन। अब सीधा लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज योर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले ये हमें इंसाइट मिलती है इनटू रियलिटी। जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि अगर इसको हमने बिजनेस में लगाया होता तो कितना फ़ायदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय अब क्या काम कर रहा है, बोल रहा है काम मैं 10 दिन में करता हूँ, लेकिन जब हमने टाइम स्टडी से चेक किया तो 7 दिन का ही था, ये तो 7 दिन में हो जाता। वी गेट टू नो द रियलिटी, ये टास्क एक्चुअल में कितने टाइम में हो सकता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन। जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के डिसीजन है, फैक्ट्स, थॉटफुल, जस्टिफाइबल है, क्योंकि हमने पढ़ा था साइंस और रूल ऑफ थंब में, किसी भी प्रिंसिपल को हमें साइंटिफिकली सोचना चाहिए। वी नीड टू फाइंड द बेस्ट वे, कि भाई हम कहीं ना कहीं कोई भी काम करने का बेस्ट वे ढूंढ रहे, साइंटिफिकली सोचो कौन सा बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट वही आपका घिसा पिटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स। जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए विथ मिनिमम कॉस्ट। जैसे ऑर्डर में हमने पढ़ा, जब चीज़ें सही जगह पे होगी, या मेथड स्टडी में हमने पढ़ा, वी नीड टू फाइंड द बेस्ट मेथड जिससे हमारा कॉस्ट मिनिमम हो और आउटपुट सबसे ज़्यादा। अब यही है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की डेट में प्रिंसिपल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, वी नीड टू हैव अ सोशल ऑब्जेक्टिव। हमें सोसाइटी के बारे में सोचना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी है, कहीं ना कहीं उनको सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाना है। हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा करो। और लास्ट है मीटिंग चेंजेस। ये हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले आगे कि व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, के आसपास के हिसाब से हमें बदलना है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट में अभी हमने बताया दे आर फ्लेक्सिबल। वी नीड टू चेंज अवर सेल्फ बाई चेंजिंग आसपास का एनवायरनमेंट, बाई चेंजिंग आसपास का सिचुएशन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है, वीडियो 3। कल हम इसी के करने वाले केस स्टडीज़। ओके, बाय बाय बाय। कितने मिनट का बना?